आप सभी का परीक्षा गंगा चैनल पे स्वागत है। मैं आनंद कुमार, आरपीएससी सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड राजस्थान में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में विभाजित है। पूरा उसमें 500 नंबर का है, जिसमें से 200 प्रथम पेपर और 300 सेकंड पेपर। सेकंड पेपर आपका संस्कृत है और फर्स्ट पेपर जो है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के साथ साथ वह 4 खंडों में विभाजित है। 4 खंडों में से एक खंड जो है शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित है। शैक्षिक मनोविज्ञान जिसका अध्ययन गुरुजी ने आपको बताने के लिए, या जो सिलेबस है उसको पढ़ाने के लिए हमें सौंपा है, तो उसमें सबसे पहले शैक्षिक मनोविज्ञान में जो टॉपिक दिए गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में जो है शैक्षिक मनोविज्ञान में सबसे पहले पहला बिंदु दिया गया है कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ। जैसे कि हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, ये सेकंड ग्रेड का है। सेकंड ग्रेड मतलब 9-10, राजस्थान कक्षा 9-10 के लिए। तो एक शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है, पढ़ाने का मतलब क्या है, साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे बच्चों के अंदर को, उनके आईक्यू लेवल को समझा जाए कि वो कहाँ तक उनका स्तर है, कहाँ तक उनका स्तर नहीं है। उसके बाद उसका शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षक कैसे मनोविज्ञान को जान के समझ के उनको बता सकता है। तो पहला बिंदु राजस्थान ने दिया है, क्या दिया है, कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ। कार्य क्षेत्र, शिक्षक के कार्य क्षेत्र क्या हैं, शिक्षक के कार्य क्षेत्र और उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, कि शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या महत्व है और विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान। साहब भैया, अब देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान में शिक्षक जब तक मनोविज्ञान को समझेगा नहीं, टीचिंग दिया जाता है। आप बीएड किए हैं, बीएड में टीचिंग होता है जिसमें ये सिखाया जाता है कि आप बच्चों को कैसे समझेंगे कि उनका स्तर क्या है, उनका लेवल क्या है, वो किस स्तर तक। आप कक्षा 10 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उसका नॉलेज क्या हो, उससे कम हो, कक्षा 9 का हो, कक्षा 8 का हो। तो आप अगर जब तक मनोविज्ञान जानेंगे नहीं, तब तक वो क्या करेंगे, तब तक उसे क्या करेंगे, समझ नहीं पाएंगे। और जब आप उसके लेवल से अधिक बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। तो शिक्षक को मनोविज्ञान की आवश्यकता इसलिए होती है कि वो बच्चे के लेवल को समझकर उसे उसके लेवल से पढ़ाना शुरू करे, और वो चाहे कम समय में ही अगर उसका लेवल जान लेगा तो वो उसे उस लेवल का बना देगा। लेकिन अगर उसका लेवल नहीं समझ पाएगा तो बच्चा कभी पूरे क्लास में या पूरे साल भर में समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए शिक्षक के लिए मनोविज्ञान अति आवश्यक होता है। और शिक्षक का या मनोविज्ञान में कार्य क्षेत्र क्या होता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। फिर शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का निहितार्थ क्या है, जैसा कि हमने बताया कि बच्चों को कैसे कैसे डेवलप करके उसको करना है। फिर विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान। हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं, फिलासफर्स हैं, उन्होंने मनोविज्ञान के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में या एजुकेशन के बारे में क्या बताया है, क्या कहा है, उसके बारे में उनके क्या थाट हैं। उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं कि बच्चों के अंदर कैसे डेवलप किया जाए, उनके भाव को कैसे समझा जाए, कि सृजनात्मक बालक है, कि पिछड़ा हुआ बालक है, कि मंद बुद्धि का बालक है, किस प्रकार की आईक्यू का बालक है और किस प्रकार से उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा बिंदु आ जाता है क्या, सीखना। सीखना क्या होता है, लर्निंग, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लर्निंग। तो लर्निंग में हम समझेंगे लर्निंग का मतलब होता है कि किसी चीज को सीखना। क्या सीख रहे हैं, आदमी सदैव अधिगम करता रहता है। सीखना को हम कह सकते हैं साहित्यिक या मनोवैज्ञानिक भाषा में, या विज्ञान की भाषा में, या शिक्षण की भाषा में हम क्या कह सकते हैं, इसे शिक्षा शास्त्र की भाषा में अधिगम कह सकते हैं। अधिगम का मतलब होता है कि सीखना, कैसे सीखा जाए, बच्चे को कैसे सिखाया जाए। और जैसा कि मनोवैज्ञानिकों ने या दार्शनिकों ने सदैव कहा है कि हम जन्म क्या, जब हम
माँ के गर्भ में आ जाते हैं, उसी समय से हमारा क्या होता है, सीखना प्रारंभ हो जाता है। और मृत्यु तक, मृत्यु के अंतिम क्षण तक हम सदैव क्या करते हैं, ज्ञान को सीखते रहते हैं। वो कभी कभी दिखाई देता है और कभी कभी नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान में आरपीएससी के आयोग ने रखा है कि सीखना क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे क्या, सीखना, इसका अर्थ, और सीखना कितने प्रकार से होता है, किस किस प्रकार से हम सीखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सीखने के विभिन्न सिद्धांत। जैसा कि हम लोग बीएड किए होंगे या आप लोग बीएड किए हैं तभी तो ये पेपर देने जा रहे हैं। तो बीएड में बताया जाता है कि अधिगम के कैसे कैसे क्लासिकल अनुबंधन है, क्या क्या सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। इस प्रकार से सीखने के कई सिद्धांत दिए गए हैं। पावलोव का है, स्किनर का है, कोहलर का है, वर्दीमर का है, कोप्फा का है। तो विभिन्न जो सीखने के सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों का हम क्रमशः अध्ययन करेंगे और उससे बनने वाले या आने वाले प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। फिर उसके बाद दिया गया है सीखने का शिक्षक के लिए निहितार्थ क्या होता है, सीखना क्यों चाहिए। एक सिस्टमेटिक सीखना होता है। जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, क्या सीखते नहीं हैं, वो भी सीखते रहते हैं। सीखना तो सदैव जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो सीखना एक सिस्टम से जो है, औपचारिक या अनौपचारिक या निरौपचारिक, 3 प्रकार से होता है। तो औपचारिक में आप जैसे विद्यालय में जाते हैं, अनौपचारिक में कहीं से भी कुछ भी सीख लें, और निरौपचारिक का मतलब होता है, आप जानते ही होंगे कि मतलब दोनों मेथड से मिला के। फिर उसके बाद होता है सीखने का अधिगम स्थानांतरण। अगला बिंदु हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है, अधिगम का स्थानांतरण। तो अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, अधिगम का स्थानांतरण कैसे कैसे बोध स्तर में आएगा, स्मृति स्तर में आएगा, चिंतन स्तर में आएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान को कि विभिन्न लेवल पे उसको ले जाते हैं। जैसे प्राथमिक का बच्चा है, जूनियर का बच्चा है, सीनियर सेकेंडरी का बच्चा है, फिर हायर का बच्चा है। तो सबके सीखने का लेवल में परिवर्तन होता रहता है। क्यों भैया, इस प्रकार से जब आप सीखते हैं तो उसका क्या होता है, ज्ञान का स्थानांतरण होता है। ज्ञान का स्थानांतरण कैसे होता है, आप देखेंगे कि अज्ञान से ज्ञान की ओर, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर, इसके विभिन्न सारे नियम दिए गए हैं, जिसको हम जब व्याख्या से पढ़ने लगेंगे तो पूरा उसका पढ़ेंगे। सीखने का स्थानांतरण कैसे होता है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशेष की ओर। इन सभी बिंदुओं को हम धीरे धीरे क्रमशः जब इन सब पे आएंगे तो सीखेंगे। फिर आएगा क्या, सीखनों को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सीखने के क्या है, सीखने के प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण होते हैं। आंतरिक कारण, बाह्य कारण, वातावरणीय कारण, आनुवांशिक कारण, इनहेरिडिटी भी डिपेंड करती है, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट भी डिपेंड करता है, आईक्यू लेवल आपका कितना है, किस प्रकार से आप ज्ञान को ले रहे हैं, या आपके चिंतन मनन, या इस प्रकार की सारी क्रियाओं को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा क्या, संरचनावादी शिक्षण। अगला शिक्षण में या सीखने के अगले बिंदु में हम क्या पढ़ेंगे, संरचनावादी शिक्षण, कि किस किस प्रकार से विभिन्न शिक्षण को उन्होंने क्रमशः दिया गया है। फिर उसके बाद आ जाएगा क्या, शिक्षार्थी का विकास। शिक्षार्थी का विकास किस प्रकार से होता है, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। शारीरिक विकास, बच्चे में गोला मटोला है, छोटे कद का है, लंबे कद का है, दुबला पतला है, पूर्ण विकसित है, कम विकसित है, उसकी मानसिक लेवल कम है या उसका आईक्यू लेवल तेज है, और कैसे हम समायोजित या समावेशी कक्षा लेके चलेंगे, कैसे प्रतिभाशाली बच्चों को मैनेज करेंगे, कैसे सृजनात्मक बच्चों को हम अपने क्लास में मैनेज करेंगे। उसके बाद उनके अंदर जो इमोशंस होता है, कई प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे हंसमुख होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, कई प्रकार के भावनाओं वाले या भावनात्मक बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद उनके अंदर सामाजिक विकास हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से। फिर एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास, कैसे एक बच्चा जब समाज में आया, समाज में आते ही उसका शिक्षक कौन हो जाता है, उसकी माँ सबसे पहले उसका शिक्षक होती है, इसके बाद उसके दूसरे शिक्षक,
उसके पिता या उसका परिवार होता है। फिर उसका सामाजिकरण धीरे धीरे होता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसे तो कुछ नहीं पता है, उसके बाद वह अपने माँ से कुछ सीखता है, माँ से सीखने के बाद वह अपने परिवार से सीखता है, पारिवारिक संबंधों को समझता है। फिर पारिवारिक संबंधों को समझने के बाद वह जब समाज में प्रवेश करता है तो समाज में वह कैसे प्रवेश करता है? विद्यालय के द्वारा। जब वह विद्यालय में जाता है तो उसे छोटे बड़े कई वर्ग के मित्र मिलते हैं, उसके दोस्त होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं, प्रबंधक होता है, और सब जो हमारे विद्यालय परिवार का स्टाफ होता है, उनके नित्य क्रियाकलापों से, उनके व्यवहारों से वह क्या करता है? सदैव सीखता है, जिससे विकास उसका क्या होता है? सामाजिक विकास होता है। और धीरे धीरे वह एक बच्चा किसका रूप ले लेता है? एक व्यक्ति का रूप ले लेता है, और वह अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने लगता है। उसके बाद आ गया क्या? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे इस टॉपिक में। सबका व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार से होता है। किसी का व्यक्तित्व अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, और कुछ लोग होते हैं अपनी बातों को छिपा के रखते हैं। या किशोरावस्था में कोई बच्चा किस प्रकार से है, बाद में वह शरारती हो गया। कोई बच्चा बहुत कमज़ोर था, बाद में वह बहुत बुद्धिमान हो गया। जैसे सृजनात्मक बालक में हो सकता है ऐसा कि कभी कभी देखा जाता है कि वो बहुत बचपन से ही गुमसुम रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करता है? बाद में उसके अंदर बुद्धि आ जाती है, या बाद में वो सीखते सीखते, लेकिन पता नहीं चलता शुरू में उसे पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वह बाद में बहुत बड़े बड़े नाम करता है। जैसे आप न्यूटन का नाम ले लें, आइंस्टीन का नाम ले लें, रामानुजाचार्य का नाम ले लें। ये सब देखिए समाज से तो बहुत कटे हुए थे, लेकिन इन्होंने आज हमारे देश का नाम बहुत बड़ा रोशन किया है। तो व्यक्तित्व का हम पढ़ेंगे क्या? अर्थ। और क्या पढ़ेंगे? इसके विभिन्न सिद्धांत दिए हुए हैं हमारे टॉपिक में। उसके बाद व्यक्तित्व का हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसका हम क्या करेंगे? मूल्यांकन। उसके बाद समाज में कैसे हम समायोजन करें, इस बिंदु को दिया गया। हमारे आरपीएससी के सिलेबस में जो शैक्षिक मनोविज्ञान का टॉपिक है, बहुत चुने हुए बिंदुओं को दिया गया है कि हमें एक शिक्षक के रूप में जाना है, तो शिक्षक के रूप में एक विद्यार्थी के प्रति कौन कौन सा बिंदु एक शिक्षक को नितांत आवश्यक है कि वो जाने, समझे, जिससे अपनी पूरी क्लास को क्या कर सके, वो आगे बढ़ा सके। तो उन्हीं बिंदुओं को दिया गया है कि अगर आप उसको समझ रहे हैं तो जिससे आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। फिर देखिए व्यक्तित्व की इसकी क्रियाविधि। बच्चे कैसे शरारती हो जाते हैं, बच्चे कैसे बिगड़ जाते हैं और बाद में वो गलत कार्य करने लगते हैं, इन सभी बातों के बारे में भी बताया गया है कि बच्चों के ऊपर कैसे समाज का प्रभाव पड़ता है, बच्चों के ऊपर कैसे इसका इफेक्ट होता है, और वो कैसे सही दिशा में जाएं और कैसे वो बिगड़ जाते हैं। तो इन कारणों को जब अगर शिक्षक जानेगा, आप सब जानेंगे, हम सब जानेंगे, तो हम बच्चों को क्या करेंगे? पूर्ण उनका विकास करेंगे। उसके बाद देखिए ये दिया गया है बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता। क्यों चिरंजीव, समझ रहे हैं ना? बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता, ये बिंदु दिया गया है, जिसमें बुद्धिमत्ता, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस कई प्रकार की होती है, पिछड़े बालक, मंद बुद्धि के बालक, और क्या, सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक। तो इसको हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? और हमारी समावेशी कक्षा, पहले तो होता था कि जो दिव्यांग हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनको अलग कक्षाएं दी जाती थी, और जो तीव्र बच्चे हैं उनका अलग सेक्शन बना दिया जाता था, और जो पिछड़े या सामान्य बच्चे रहते थे उनका अलग बना दिया जाता था। तो जिससे बच्चों में एक कुंठा का भाव डेवलप होता था कि वो जो विकलांग या दिव्यांग बच्चे हैं वो अपने आप को असहाय फील करते थे, और जो बड़े प्रतिभाशाली बच्चे होते थे जिनको क्लास के अलग से दिया जाता था, तो उनके अंदर अपने आप का एक ईगो आ जाता था, अहम की भावना आ जाती थी। और जो पिछड़े बालक थे उनको ये समझ में आता था कि हम कमज़ोर हैं, तो पहले से ही उनके अंदर कुंठा का भाव आ जाता था, जिसकी वजह से वो
क्या होते थे, आपस में वैमनस्य का भाव पैदा कर लेते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। तो इसलिए हमें बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के बारे में इसमें हमारे बिंदु में दिया है कि किसके अंदर कितनी आईक्यू लेवल है, उसका क्या लेवल है, कैसे उसको हम विकसित करें, कैसे उनको हम ट्रेंड करें, और हम कैसे सबको इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव मतलब होता है समावेशी, सबको साथ साथ लेकर कैसे चलें। इस प्रकार से बुद्धिमत्ता का और रचनात्मकता का फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत। विनय साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण किया, जैसा कि आप जानते ही हैं 1905 में। तो इस प्रकार से विभिन्न सिद्धांतों का टीएटी थीमेटिक व्यक्तित्व परीक्षण जो है करते हुए उसका मापन और सीखने में भूमिका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास, मानव अनुभूति, संज्ञान, संज्ञान कॉग्निशन मतलब कैसे हम समझें, अधिगम कैसे करें, सीखना कैसे हो, इस प्रकार से इस बिंदु का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रेरणा। छठवां हमारा बिंदु क्या है सिलेबस में, प्रेरणा, मोटिवेशन। अब जैसे हमारे रामायण में भी कहा गया है कि हनुमान जी बैठे थे राम की सेना को, जब उस पार जाना था, समुद्र लागना था, तो जामवंत जी ने उनको क्या किया, प्रेरणा दिया। वे अपने शक्ति को क्या कर दिए थे, भूल गए थे, उनको श्राप मिला था तो उन्हें पता नहीं था। उसी प्रकार बच्चे को अपने अंदर की शक्ति पता नहीं होती है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, वो क्या कर सकता है, तो टीचर उसके लिए क्या साबित हो सकता है, प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकता है। जामवंत की भूमिका होती है। तो इसीलिए देखिए, प्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन का क्या मतलब है कि हम सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, और इसका क्या अर्थ होता है, और इसकी भूमिका क्या है। तो भूमिका तो हमने आपको एक संक्षिप्त उदाहरण देकर समझा ही दिया, जामवंत और हनुमान जी वाला, कि हनुमान जी को कैसे उन्होंने प्रेरित करके 7 समुंदर पार करवा दिया। फिर क्या है, उपलब्धि प्रेरणा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, उपलब्धि प्रेरणा। फिर उसके बाद आ जाएगी व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, व्यक्तिगत, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इस प्रकार के विभिन्न कई प्रकार के बच्चे होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ होता है और इसके स्रोत क्या होते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे आती है चिरंजीव जी। व्यक्तिगत विभिन्नता जैसे जो पिछड़े हुए बालक हैं, जिनके पास आर्थिक समायोजन नहीं है, या दबे हुए पिछड़े गरीब परिवार से आते हैं, तो वो अपनी बातों को सामने रख नहीं पाते हैं। और जो हमारे अमीर घरानों से होते हैं, वे क्या होते हैं, उनका क्या होता है, उनकी प्रतिभा पहले से ही होती है। तो इस प्रकार से या वो सबके बीच में अपनी बातों को रखते हैं, पहले से देखते आते हैं, या उनका समायोजन होता रहता है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं और उसका स्रोत भी होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, अगला बिंदु हमारा क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से मतलब वही है दिव्यांग, दिव्यांग बालक जो मंद बुद्धि के हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, विशेष शिक्षा जिसके लिए बीएड, स्पेशल बीएड भी कराया जाता है। और प्रतिभाशाली छात्र, दिव्यांग बालक तो सृजनात्मक में भी आ जाते हैं। प्रतिभाशाली छात्र, धीमी गति से सीखने वाले मंदबुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, अपराधी बालक जिनके अंदर क्या होता है, शरारतीपन होता है, वो उद्दंड टाइप के होते हैं। तो इन सभी प्रकार के बालकों को बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद विकास और शिक्षा में निहितार्थ, अगला हमारा बिंदु है क्या, विकास और शिक्षा में निहितार्थ, आत्म अवधारणा संप्रत्यय। अब हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, आत्म अवधारणा संप्रत्यय,
फिर हमारे जो क्या है नजरिया, दृष्टिकोण, रुचि, इंटरेस्ट, और क्या आदतें, कैपेबिलिटी, योग्यता, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बच्चों के अंदर विकास और शिक्षा में उनका निहितार्थ, एक शिक्षक का क्या है प्रभाव इस बिंदु का, और छात्र का या शिक्षार्थी का क्या प्रभाव है, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो ये 8 बिंदु दिए गए हैं। ये हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान वाले बिंदु में ये हमारा कितने नंबर का है, 40 नंबर का। कुल मिला जुला के कितने प्रश्न इसमें से आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। ये हमारा सिलेबस जो है वो कितने खंडों में बटा हुआ है, 4 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें से प्रथम खंड का ये दिया हुआ है। प्रथम खंड में ये 80 अंक है, जिसमें से आपके 40 प्रश्न आएंगे। राजस्थान विशेष से प्रश्न आएंगे 10, और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इससे प्रश्न आएंगे 30, और शैक्षिक मनोविज्ञान, इससे आएगा आपका 20 प्रश्न। पूरे हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। प्रथम पेपर गुणे 2, इस प्रकार से कितना हो गया इसका पूर्णांक 200। उसके बाद सेकंड पेपर का है 300, कुल हमारे 500 होंगे। और प्रथम पेपर में 100 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन हमें सही करना है अनिवार्य रूप से। प्रथम पेपर उत्तीर्ण करने के लिए हमें कितने प्रश्नों को सही करना है, 40, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। जैसा कि ये देखिए, सभी प्रश्न 2 अंक के होंगे एवं 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। तो हमें अब देखिए कहाँ से कैसे करना है। जैसा कि ये तो पूरे राजस्थान के लिए है, या हमारा चैनल ये पूरे भारत के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। तो राजस्थान में जो हैं उनको तो अपने राजस्थान के बारे में पता है, लेकिन जो बाहर के विद्यालय जो जनरल कैटेगरी में जाएंगे उनको राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में या राजस्थान के भौगोलिक इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान के बारे में हो सकता है कम पता हो, इसके लिए पढ़ने का मैटर ना मिले, या हमारी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से जो कुछ उपलब्ध हो पाएगा उसको हम लोग करवाएंगे। लेकिन हम यहाँ से नंबर देखिए निकाल सकते हैं। ये सभी जगह पे सामान्य है, ये सबको पढ़ना पड़ता है। विश्व का और भारत का सामान्य ज्ञान, तो ये आएगा 30 नंबर का, और शैक्षिक मनोविज्ञान 20 नंबर का। यदि हम क्रमशः अध्ययन करते हैं तो अगर पूरा ना माना जाए, अगर आप ध्यान से पूरे मनोवेग से अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका हो जाए, तो आप अगर पढ़ेंगे यहाँ पे तो हम लगभग 18 से 20 क्वेश्चन या 15 से 18 क्वेश्चन तक ले सकते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है, हो सकता है दुविधा हो जाए तो 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। करीब 18 क्वेश्चन यहाँ से आप निकाल लीजिए, बचे आपके 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से आप करीब 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मान लीजिए, बचे आपके 8 क्वेश्चन। तो आपको राजस्थान के करीब 8 से 10 क्वेश्चन का मैटर तो मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम अध्ययन करेंगे तो आसानी से, बाकी आप अपना मेरिट अपने विषय से खींच लीजिए। तो ये है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान का सिलेबस। अब हम चलते हैं अपने एक एक बिंदु पर।